खाना खाने के फ़ौरन बाद आपके पेट के अंदर दर्द, गैस और मरोड़ बनना शुरू हो जाते हैं। आपको टॉयलेट की तरफ भागना पड़ जाता है और टॉयलेट में घंटों बैठने के बावजूद आप जब उठते हो तो आपको ऐसे लगता है कि शायद 5 मिनट और बैठना चाहिए था मुझे। कभी-कभार ऐसे होता है कि आपको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है और कभी-कभार ऐसे होता है कि आपको शायद डायरिया या पेचिस जो हैं वो लग जाते हैं या लूज़ मोशन होना शुरू हो जाते हैं। अगर ये सारी अलामात आपके अंदर मौजूद हैं, तो ऐन मुमकिन है कि आपको एक कंडीशन हो जिसे हम कहते हैं आईबीएस, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब ये आईबीएस क्या बला है, इसकी वजूहात क्या होती है, किन लोगों के अंदर ये होती है, इसकी कितनी इकसाम है और इसकी ट्रीटमेंट, इसका इलाज क्या है, ये सब हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता क्या है, क्या बला है ये, आखिर दुनिया के अंदर इतने ज्यादा लोग इससे क्यों मुतासिर हैं? तो इसको समझने के लिए जरूरी है कि आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज मौजूद हो। उसमें क्या होता है कि जब आप खाना खाते हो तो वो मैदे के अंदर जाता है, फिर छोटी आंत के अंदर और उसके बाद बड़ी आंत के अंदर जाता है। और आईबीएस के अंदर क्या होता है कि इरिटेशन होती है, जो छोटी आंत बड़ी आंत उनके अंदर इरिटेशन होती है, सूजन हो जाती है, कह लें आप सादा अल्फाज के अंदर। उसकी वजह से क्या होता है कि आपको इस तरह की अलामात आती हैं, गैस बन जाती है, आपको पहाना बार बार आना शुरू हो जाता है, कभी डायरिया हो जाता है, कभी कब्ज हो जाती है और ब्लोटिंग होती है, पेट फूल जाता है और सर भी दर्द करना शुरू करता है, बैक पेन भी होती है इसके अंदर। तो ये सूजन अब ये होती क्यों है, इसके किसी भी बंदे को आज तक इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता चल सका। अलबत्ता बहुत सारी रिसर्चेस जो हैं इस पे की गई हैं और रिसेंटली एक पेपर पब्लिश हुआ था 2023 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने पॉसिबल रीजंस बताई थी कि ये वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से आईबीएस लोगों के अंदर होता है। तो एक उसमें हम एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। उनमें क्या, जो जिन लोगों के अंदर आईबीएस होता है, जब हमने रिसर्च की तो हमें पता चला कि ये लोग, इनकी जो छोटी आंत होती है उसके अंदर हाइड्रोजन और मीथेन जो गैस होती है उसकी पैदावार ज्यादा हो रही होती है। अब जो हाइड्रोजन और मीथेन ज्यादा बनती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ओरल एनल ट्रांजिशन टाइम जो होता है वो अल्टर हो जाता है। यानी कि जब आप खाना खाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि हर जो खाना है वो अपनी महदूद मुद्दत तक अंदर रहता है और फिर बाहर आके बाद टॉयलेट के थ्रू निकाल देते हैं। लेकिन जब हाइड्रोजन और मीथेन गैस ये ज्यादा बनती हैं, इसकी वजह से ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये साइकिल जब डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है कि आपको पेट के अंदर मरोड़ पड़ना शुरू हो जाते हैं और दर्द होता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि हाइड्रोजन और मीथेन क्यों ज्यादा बनती है इन लोगों के अंदर। उसकी एक थ्योरी जो है उसकी बिहाइंड वो ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं, जो माइक्रोबायोटा होता है, जो मैंने आपको पहले बताया कि आंतों के अंदर वाली साइड के अंदर मुख्तलिफ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ यानी कि फायदेमंद होते हैं, कुछ नुकसानदेह होते हैं। तो जब नुकसानदेह वाले जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है कि वो हाइड्रोजन और मीथेन गैस ज्यादा बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अब एक थ्योरी तो ये है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जब आईबीएस वाला मरीज खाना खाता है तो खाना खाने के बाद उसका जो माइक्रोबायोटा होता है, जो उसकी आंतों के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ऑलरेडी तब्दील हो चुके होते हैं। तो जब वो खाना खाता है, खाना खाने के बाद उस खाना डाइजेशन शुरू होती है तो कुछ चीजों की फर्मेंटेशन होती है। उस फर्मेंटेशन की वजह से क्या होता है कि जो आंतों के अंदर इंसान के अपने सेल्स होते हैं, छोटे छोटे खुलिये जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एंडोक्राइन सेल्स। तो वो क्या होता है, वो इरिटेट होते हैं, वो स्टिमुलेट होते हैं। वो स्टिमुलेट मतलब कि वो जब देखते हैं कि अच्छा फर्मेंटेशन हो रही है, ठीक है, कुछ करना चाहिए, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जो है वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। उन हार्मोन्स की वजह से क्या होता है कि आपको जो है वो पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर अक्सर हार्मोन्स जो हैं वो इस तरह के होते हैं कि जो इरिटेशन काज करवाते हैं और आपको जो है ना पेन की जो कंडीशन है, कैफियत है, वो होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी थीरीज हैं जिनमें कुछ ऐसी हैं कि जो कहते हैं कि जो अंदर की दीवार होती है छोटी आंत की या बड़ी आंत की, उनके अंदर मुख्तलिफ तरह के जो सेल्स होते हैं और वो रिलीज करते हैं ऐसे हार्मोन्स को जिनके अंदर सेरोटोनिन आ जाता है, हिस्टामिन की प्रोडक्शन आती है। ये हार्मोन नाम है केमिकल्स के, ठीक है, जो रिलीज होते हैं और वो इरिटेशन काज करवाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो आईबीएस वाले पेशेंट्स होते हैं उनका जो ब्रेन का मेकअप होता है, यानी कि जो उनका दिमाग जो है उसका कुछ एरियाज जो होते हैं, स्पेशली जो कॉर्टिकल एरियाज होते हैं, उनके अंदर थोड़ी तब्दीलियां होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके अंदर हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे रिलीज होते हैं
जो कि पेन कॉज करवाते हैं। अब ये तो एक्सप्लेनेशन थी कि आईबीएस जो है उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, यानी कि आईबीएस होती क्यों है लोगों के अंदर। अब आईबीएस होती कितनी तरह की है। कुछ लोगों के अंदर सिम्टम्स मुख्तलिफ तरह की होती हैं, दूसरा मरीज आएगा उसके अंदर जो अलामात होंगी वो डिफरेंट होंगी। तो किस तरह कितनी की टाइप्स है, तो मेजर जो है मेजर 2 तरह की टाइप्स होती हैं। 2 तरह के लोग होते हैं। अगर एक बंदा आया तो उसमें हो सकता है उसको ये कहे कि मुझे जो है ना मोस्ट ऑफ द डेज ज्यादातर मुझे जो है वो कब्ज रहती है, तो उसको कहते हैं आईबीएस सी फॉर कॉन्स्टिपेशन। दूसरा मरीज है वो आगे कहता है मुझे अलामात तो होती हैं। अलामात में क्या होता है, ब्लोटिंग होती है, यानी कि पेट फूला फूला रहता है, वॉशरूम जाना पड़ता है, मुझे पेट के अंदर मरोड़ उठते हैं मुझे, लेकिन मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर जो है मुझे पेचेस जो होते हैं या डायरिया या लूज मोशन जो है उनकी शिकायत रहती है। तो ये जो टाइप होती है इसे कहते हैं आईबीएस डी फॉर डायरिया। ये तो था ब्रीफ इंट्रोडक्शन आईबीएस का। लेकिन अब ये कैसे, इसका इलाज क्या है। तो अनफॉर्चुनेटली इसका ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। इसका हो सकता है कि मरीज जिसको है प्रॉब्लम वो कभी भी इससे जान ना छूटे। वो हो सकता है 1 साल 2 साल वो एहतियात करता रहे तो उसको कोई मसला ना हो, लेकिन जैसे ही वो एहतियात छोड़ेगा या कोई स्ट्रेसफुल इवेंट होगा उसकी लाइफ के अंदर तो क्या होता है कि उसको दोबारा अलामात आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसकी सिम्टम्स को बड़ी अच्छी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। अब वो 2 तरीके हैं, 2 अप्रोचेज हैं उसके। एक तो है दवाइयों के साथ, दूसरा है दवाइयां ना देके लाइफस्टाइल जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें ऐसी तब्दीलियां लाई जाएं ताकि जो है वो आपकी सिम्टम्स जो हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस को, यानी कि जिंदगी के अंदर ऐसी कौन सी तब्दीलियां ला सकते हैं कि जिनकी वजह से अलामात को तब्दील किया जा सकता है, उनके ऊपर कंट्रोल पाया जा सकता है। सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस में आ जाती है एक्सरसाइज। अब यूके की गाइडलाइंस जो हैं वो ये रेकमेंड करती हैं कि जो आईबीएस का मरीज है वो अगर रेगुलर एक्सरसाइज करता है तो उसकी जो अलामात हैं वो बेहतर हो जाएंगी, जबकि यही बात जो है ये अमेरिकन गाइडलाइंस कहती हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करती। तो ये एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, लेकिन मेरे ख्याल में जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके अंदर स्ट्रेस का लेवल बड़ा कम हो जाता है। अब स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आईबीएस के अंदर। तो क्या होता है कि एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस कम होती है और स्ट्रेस कम होने की वजह से अलामात जो हैं वो बेहतर हो जाती हैं, मरीज की जो शिकायत होती हैं वो बेहतर हो जाती हैं। तो मैं सपोर्ट करूंगा यूके की गाइडलाइंस को। अब इसमें एक्सरसाइजेज बेशुमार तरह की आ जाती हैं। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, रोजाना वॉक पे निकल जाएं, आप रनिंग कर सकते हैं, अगर स्विमिंग की फैसिलिटी कोई मौजूद है स्विमिंग कर सकते हैं, किसी भी तरह की गेम खेल सकते हैं, क्रिकेट में पार्टिसिपेट कर दें, आजकल क्रिकेट का बड़ा क्रेज है लोगों को, उसमें पार्टिसिपेट कर। लेकिन आपने कोई एक ऐसी एक्टिविटी करनी है कि जिसके करने से आप थकें, पसीना आए, ताकि आपके अंदर जो एंडोर्फिन्स हैं वो रिलीज हों और आपका माइंड जो है वो फ्रेश हो जाए, स्ट्रेस आपकी कम हो जाए। दूसरे नंबर पे इसी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के अंदर आ जाता है कि आपने अपनी डाइट जो है उसको चेंज करना है। अब डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आईबीएस के अंदर। अगर आप ऐसी चीजें खा रहे हैं कि जो फर्मेंटेशन काज करवाती हैं। अब फर्मेंटेशन क्या होती है, फर्मेंटेशन बेसिकली जब आप कोई भी चीज खाते हो तो वो मैदे के अंदर डाइजेशन होती है, उससे मुख्तलिफ गैसेस वगैरह बनती हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स बनते हैं। तो जितने ज्यादा ये केमिकल्स और गैसेस हार्मफुल बनेंगे उतना ही ज्यादा इसका मतलब है कि आपको सिम्टम ज्यादा होंगी। अब कौन सी ऐसी खुराक है कि जिनके अंदर ये फर्मेंटेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अंदर आ जाता है गोभी आ जाती है आपकी, प्याज आ जाते हैं, लहसन आ जाता है, और वीट जो है यानी कि गंदम जो है, ये मेन है जो 3-4 कि जो फर्मेंटेशन काज करवाते हैं। तो इसमें हम रेकमेंड करते हैं कि आपने वो चीजें खानी है जो कि फर्मेंटेशन कम करवाती हैं। तो इसको एक टिपिकल नाम दिया गया जिसे कहते हैं लो फोडमैप डाइट। फोडमैप से बनता है फर्मेंटेशन, ओलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड पोलिएनोल्स। ठीक है, ये बेसिकली मजीद सब्सटेंसेस हैं जो कि मुख्तलिफ तरह की खुराकों के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि गोभी होगी, प्याज हो गया, लहसन हो गया, वीट हो गई, बार्ले हो गए, इस तरह की चीज़ों के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। तो आप अगर थोड़ी खाएंगे तो इससे आराम आता है। अब फोडमैप डाइट जो है इसमें थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बता दूं, ये बेसिकली आप सबसे बेस्ट है कि आप डाइटिशियन किसी के पास जाएं या किसी डॉक्टर से रब्ता करें कि वो आपको ये रेकमेंड करे, उसके अंडर है कि आप ये ट्राई करें। क्योंकि प्रॉब्लम है, अगर डॉक्टर जो है वो आपको असेस करता है, अगर मेल न्यूट्रिशन है, पहले ही आपका वजन कम है या कोई ईटिंग डिसऑर्डर है, तो उसके अंदर फिर ये रिकमेंडेशन नहीं होती। तो खुद ट्राई नहीं करना, किसी डॉक्टर के साथ रुजू करके उसके बाद आपने ये ट्राई करना है। तो लो फोडमैप डाइट कैसे ट्राई करते हैं, इसमें ये होता है
कि आपको वो रिकमेंड करेगा कि आपने ये चीज़ें हैं, एक चार्ट दिया जाएगा, उस चार्ट के ऊपर लिखा होता है कि आपने ये वाली खुराक जो है ये आपने बिल्कुल नहीं खानी फॉर 4 to 6 वीक्स, 4 से 6 हफ्ते तक आपने ये वाली खुराक नहीं खानी। उसके बाद फिर वो आपको आएंगे, फिर आपको रीअसेस करेंगे, अच्छा ठीक है, दोबारा से फिर एक एक चीज़ करके इंट्रोड्यूस करवा जाएगा और पता चलेगा कि किस चीज़ की वजह से आपको अलामात दोबारा से आना शुरू हो गई हैं। तो ये होती है लो फोडमैप डाइट। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं प्रोबायोटिक्स। अब प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? अब जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जो आंतें होती हैं उनके अंदर होते हैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो यूजफुल भी होते हैं, हार्मफुल भी कुछ होते हैं। यूजफुल जितने ज्यादा होंगे उतना ही आपको फायदा होता है। तो प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? ये भी एक किस तरह के कैप्सूल्स होते हैं जिनके अंदर वो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूजफुल जो छोटे छोटे होते हैं ऑर्गेनिज्म, वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो जब आप प्रोबायोटिक्स खाते हो, जो आपकी गट है यानी कि आंतें हैं, उनका जो फ्लोरा है, फ्लोरा कहते हैं ये छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो कॉलोनियां बनी होती हैं उधर, उसको कहते हैं। तो क्या होता है जब ये आप कैप्सूल खाते हो तो यूजफुल जो है वो उनकी तादाद बढ़ जाती है। और इसके अंदर भी स्पेसिफिकली जो है एक क्लास होती है जिसे कहते हैं बाइफिडोबैक्टीरियम इन्फेंटस, जो कि ज्यादा यूजफुल होती है एज कंपेयर टू अदर्स। तो ये आपने खाना है। इसका ट्रायल हम देते हैं आपको 12 वीक्स तक, यानी कि 2 से 3 महीने तक आपने ये इस्तेमाल करने होते हैं। अगर सिम्टम्स बेहतर हो जाती हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देन वी रिकमेंड डोंट टेक इट। ये तो था डाइट से रिलेटेड चीजें, कौन सी लाइफस्टाइल चेंजेस आप कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने बताया कि एक्सरसाइज हो गई, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरह की खुराक खानी है, और प्रोबायोटिक्स का जिक्र किया। अब दूसरी चीज आ जाती है फार्माकोलॉजिकल, कि हमारे पास जो दवाइयां हैं, जो मेडिसिन इधर से मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं, कौन कौन सी दवाई है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी वजह से आराम आ जाए। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी किस्म है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होती है या कब्ज़ ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है कि आपके लिए दवाई जारी बात है कोई और होगी, और अगर डायरिया है तो उसके लिए अलग होगी। तो ये उस पर डिपेंड करता है। अब जो लोग हैं कॉन्स्टिपेशन वाले, उनको हम ये रिकमेंड करते हैं कि आपने इनसॉल्युबल जो फाइबर्स हैं वो नहीं खाने, बल्कि आपने सॉल्युबल फाइबर्स खाने हैं। अब सॉल्युबल फाइबर ये क्या क्या चीज़ है, ये डॉक्टर साहब क्या आप बता रहे हैं? सॉल्युबल फाइबर बेसिकली मतलब ये होता है कि वो वाली खुराक, वो फूड आइटम जिसके अंदर फाइबर मौजूद होता है। फाइबर बेसिकली क्या चीज़ होती है, ये कह लें भूसा एक किस्म का कह लें। ये होता है जो सॉल्युबल होता है, जो आके हल हो जाता है आंत के अंदर जाके। जब वो हल हो जाता है तो वो इरिटेशन काज नहीं करवाता। अब वो इरिटेशन काज नहीं करवाएगा तो सिम्टम्स अलामात नहीं आएंगी आईबीएस की। तो आपने सॉल्युबल जो है वो खाना है। सॉल्युबल कौन से होते हैं? इसमगोल का छिलका जो हो गया, ये बहुत फायदेमंद होता है। और इसके अलावा मुख्तलिफ आ जाते हैं ओवर द काउंटर, आपको चीज़ें मिलती हैं कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए। फाइबोजेल के नाम से साशेज आते हैं, वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरी टाइप है जिसके अंदर मरीज आके कहता है कि मुझे डायरिया है, मुझे जो है लूज मोशन होते हैं ज़्यादातर, कॉन्स्टिपेशन मुझे नहीं होती। तो उसके लिए आगे ऑप्शंस होते हैं बेशुमार, इमोडियम वगैरह हम दे सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है किसी डॉक्टर के मशवरे से। इस वीडियो का पर्पस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल है। ये एडवाइस नहीं है आपको कि आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें, ये सिर्फ एजुकेशन, आपको थोड़ी आपको जो है ना आगाही के लिए है ये वीडियो। इसके अलावा शिकायत होती है जी कि पेट में मरोड़ उठते हैं, तो उसके लिए एंटीस्पाज्मोडिक्स देते हैं। एंटीस्पाज्मोडिक्स जो हैं वो क्या करती हैं कि वो स्मूथ मसल जो होते हैं छोटी आंत के, जो पट्टे होते हैं छोटी आंत के या बड़ी आंत के, उनको क्या करते हैं रिलैक्स कर देती है जाके। उसकी वजह से क्या मरोड़ जो होते हैं वो नहीं बनते। उसके अलावा मरोड़ जब उठते हैं तो पेपरमिंट ऑयल जो है वो काफ़ी उस पर रिसर्च हुई हुई है कि पेपरमिंट ऑयल के कैप्सूल्स होते हैं या टी आप इवन इस्तेमाल कर लें तो वो भी, उसकी भी एंटीस्पाज्मोडिक प्रॉपर्टीज़ ही होती हैं। वो मरोड़ वगैरह जो उठते हैं उनको वो ठीक कर देती है। और इसके बाद फिर आगे मज़ीद ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें आप एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिकेशंस होती हैं, वो आपको आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। अब वो खुद आपने बिल्कुल, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो आपने अपने खुद नहीं ले खरीद के वो आपने इस्तेमाल करनी, बिल्कुल कतान आपने इस्तेमाल नहीं करनी। और उसके अलावा जो है बहुत सारी साइकोलॉजिकल थेरापीज़ होती हैं जिन्हें हम आम ज़ुबान में कहते हैं टॉकिंग थेरापीज़, जिसके अंदर कॉग्निटिव बिहेवियल थेरेपी आ जाती है, हिप्नोथेरेपी वगैरह आ जाती है। ऑल्दो कि इनका एविडेंस जो है वो बहुत लो है कि इनकी कितनी की ये यूज़फुल है, लेकिन स्टिल वी रिकमेंड देम इफ़ समवन इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो ये बेसिकली एक आईबीएस से रिलेटेड छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आई है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब और चैनल। अपना ख्याल रखें।
अल्लाह हाफिज़।